नईम साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तय करने का जो निज़ाम नाफिज हुआ है, लेकिन वज़ीर पेट्रोलियम की ये बात समझ नहीं आई कि नया निज़ाम रियासत को मजबूत करेगा। वो कैसे करेगा? सबसे पहले मैं इसको जो आप डाउन स्ट्रीम की बात कर रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं, हम्म। मैं थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा जी जी। कि हम पहुंच कहाँ पहुंचे हुए हैं। जी। सबसे पहले बड़ी मुख्तसरन ये है कि हॉर्मोज से 20% प्लस ऑयल दुनिया को सप्लाई होता है, जी डिफरेंट बिल्कुल। फॉर्म्स प्रोडक्ट्स और उसमें इसकी जब चोक होगा तो नेचुरली डिमांड और सप्लाई में दुनिया में फर्क आएगा और अनस्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी आएगी। हम्म। उसकी वजह से प्राइस हाइक हो जाएंगी, शिपिंग हाइक हो जाएगी और अनरिलायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गएंगे, स्पॉट प्राइसेस चलेंगी। अब इसका इम्पैक्ट तीन डिफरेंट कंट्रीज या कंपनीज में होता है। एक वो कंट्रीज और कंपनीज हैं जो आउटसाइड द हॉर्मोज एक्सपोर्ट करती हैं ऑयल में, जैसे यूएसए कर रही है एलएनजी, जैसे बाकी मलेशिया और दूसरी कंट्रीज कर रही हैं। उनके लिए ये बोनंजा है क्योंकि सडनली देयर इज ए ह्यूज हाइक एंड जी। दे आर एंजॉयिंग। सेकेंड टाइप है जिसमें कंट्रीज कंज्यूमिंग है, इंपोर्ट करती हैं, हम्म। लेकिन इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है और सो उनको ये हाइक प्राइस का फैक्ट इतना नहीं होता। जापान है, कोरिया है, चाइना है। अब आप आ जाए थर्ड टाइप की कंट्रीज में जिनके जो कंज्यूमर है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो इस हाई प्राइस को अब्सॉर्ब करें। उसके अंदर दो सब कैटेगरीज हैं। जी। एक वो कैटेगरी है जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं और वो वीक है इकोनॉमी में। हम्म। दूसरी कैटेगरी है जो इकोनॉमी में वीक है लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की एनर्जी रिसोर्स से माला माल किया हुआ है। ये कैटेगरी है जो पाकिस्तान है। अच्छा। सो हमारा जो इशू है वीक इकोनॉमी, वेरी रिच एंड अबंडेंट इन एनर्जी। हम्म। जैसे अभी आसिम भी बात कर रहा था सोलर की, हम्म। हाइड्रो की, ये सारी चीजें इस कंट्री में अवेलेबल है। बिल्कुल। आप एनर्जी का ऑयल ले लें, गैस ले लें, यू नेम इट। इवन हम एरिड लैंड्स हैं बलूचिस्तान में जिसमें बायोफ्यूल हम बना के डीजल बना सकते हैं। हम्म। सो हमारा इशू जो सबसे मेजर है कि हम अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज को ऑप्टिमली अप्लाई ही नहीं कर सकते। अच्छा। मुझे याद है मैं एक रिफाइनरी से मैंने पाकिस्तान की शुरू किया था और उस वक्त हम बहुत एक्टिव थे और रोज रात रात तक उसको अपग्रेड करने की फीजिबिलिटीज बनाते थे। हम्म। 40 साल गुजर गए हैं, आज एग्जैक्ट वही डिस्कशन, वही गवर्नमेंट में डिस्कशन होती है और वही होती है कि इसको अपग्रेड करना चाहिए। मतलब तो 40 साल में मेरे वो हिसाब से अपग्रेड भी नहीं हमारे हुआ। कुछ भी नहीं हुआ और जो हम्म। यही मेरा कहने का मकसद है कि पहले हमें अपना सब कुछ समझना चाहिए। बिल्कुल। अब हम माला माल हैं रिसोर्सेज में, हमारे पर इकोनॉमिक ये जो प्रेशर अब आएगा बहुत ज्यादा हम्म। क्योंकि हमारे में परचेजिंग पावर ही नहीं है और अगर हम परचेज करते हैं तो लोगों में कैपेसिटी नहीं है टू पे द हायर प्राइस। हम्म। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हम तीन प्राइमरी चार फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, एलएनजी कर रहे हैं, हम पेट्रोल कर रहे हैं, हम डीजल कर रहे हैं और हम कोल कर रहे हैं। सो कोल तो हॉर्मोज से बाहर है, साउथ हम्म। अफ्रीका, इंडोनेशिया। सो इट विल इम्पैक्ट द प्राइस बट नॉट अवेलेबिलिटी। सही। अच्छा। Diesel will हम्म। definitely impact as it is imported through Kuwait and also inability to bring it. So मेरा कहने का मकसद ये है, conclusion very quickly, the only solution we have is indigenization. इसकी शॉर्ट टर्म ऑप्शंस भी हैं, इसकी मीडियम ऑप्शंस भी हैं और इसकी लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी है। हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए,
हमें इतना एक्सपेंसिव एलएनजी नहीं करना चाहिए। ये मॉलिक्यूल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। हमारे पास इंटरनल अब स्ट्रेंथ्स क्या है? जी जी। आप यकीन करें, जब न्यूक्लियर की बार एम्बार्गो हुआ था, देन वी वर फोर्स टू मेक ऑल द सप्लाई चेन विद इन। सेम चीज यही है। वी शुड थिंक एज एन एम्बार्गो एंड विद इन वी हैव टू सर्वाइव। ये अच्छा। जो एडहॉकिज्म है, फायर फाइटिंग ऑफ डेली है, it will take us nowhere. It will even be more painful. गवर्नमेंट में वेस्टेड इंटरेस्ट प्रेशर करते हैं, शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, धमाके हो जाएंगे, ये हो जाएगा। सो दे बिकम अंडर प्रेशर एंड दे बाय दीज एक्सपेंसिव थिंग्स, जबकि नोबडी प्रोवाइड्स देम द ऑप्शंस। हमें सही। डाइवर्ट करनी है, हमारे पास गैस है, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट वी नीड इट, राइट? एलएनजी का एक गैप डिफरेंशियल है। उस गैप को कवर करने के लिए हमारे पास थर कोल है, जिसके पैलेट्स मंगा के घरों में चूल्हा जलाने के लिए, स्मॉल बिजनेस में ओवन जलाने के लिए हम दे सकते हैं, और इंडस्ट्री को गैस दे सकते हैं। सही। नईम साहब, आपकी जानिब में आना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे डेली पेट्रोलियम के हवाले से, जो प्राइस मैकेनिज्म है, दुनिया के कितने मुमालिक इसके तहत चलते हैं कि डेली वो कीमतों का तयन करते हैं, और इसके फ़ायदे क्या हैं? और दूसरी चीज़ ये भी कि मुआशी माहिरीन डेली पेट्रोलियम जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, इसको कैसे देखते हैं? पहले तो ये डेली प्राइसिंग का कोई, ये जो बाहर मुल्कों में जी डेली प्राइसिंग चेंज होती है, लेकिन उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करती, सवाए के स्टेट की कोई लेवी वगैरह हो। सो अच्छा। ये प्राइवेट एंटिटीज हैं जो मैनिपुलेट कर सकती हैं प्राइसेस, लेकिन ये जो प्राइसेस होती हैं, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता, वो मार्केट प्ले कर रही होती है, और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, सिवाय के उनकी जो बेसिक चार्जेस होते हैं ड्यूटी वगैरह के। हमारे में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चोक करती है जो हमारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, और फोर्स करती है अननेचुरल प्राइस स्ट्रक्चर्स को, जिसकी वजह से ये सारा, यहां पर अगर प्राइस चेंज होती है तो वो मार्केट होती है, जब प्राइस लो होती है तो वो रिफाइनर्स लॉस भी लेते हैं और कंज्यूमर को फायदा होता है। सो देयर इज नो रैशनल between what is done the way it outside and within the country. हमारी एक और प्रॉब्लम ये है कि मार्केट फोर्सेस को तो काम करने ही नहीं दिया जाता। ये तो फेक प्राइसेस होती हैं, ड्यूटीज बहुत हाई हैं। एलएनजी इंपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट एंटिटी कर रही है वो 1% से भी ज्यादा चार्जेस कर रही है। हमने तो लेयर आफ्टर लेयर लोकल चार्जेस बहुत ज्यादा किया हुआ है। हमें प्राइस को नीचे लाने के लिए जरूरी है कि इंडिजनाइजेशन पे जाएं। खुद ही अगर आप फ्रीडम देंगे, लेकिन दूसरे हमें कंपेयर करना चाहिए बाहर क्या हो रहा है। जितनी स्टेट ऑयल कंपनीज हैं वो सब ऑटोनमस हैं, जी बिल्कुल। नोबडी कैन इंटरफेयर इन देयर इंटरनल सिस्टम्स, अच्छा। जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स उसमें आते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली मैं बोर्ड की भी बात करूं, आपकी बोर्ड में मेजॉरिटी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी नहीं होते। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि क्यों है, क्योंकि इंसेंटिवाइज किया हुआ है। एक मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, $6,000 देती हैं, बोर्ड की मीटिंग्स बाहर होती हैं, तो सब इंसेंटिवाइज होते हैं कि उसकी पोजीशन हासिल करे। बाहर किसी भी बोर्ड में कोई भी पर्क बोर्ड मेंबर को नहीं दिया जाता, जिसकी मतलब वजह से सिर्फ ये प्रोफेशनल, सहूलत सिर्फ पाकिस्तान में मुहैया है, आपका ही कहने का ये मतलब इसी है। वजह से वो लोग एंटर हो जाते हैं जिनका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता। और फिर देखिए, मैं इधर के बोर्ड्स में हूं 2-3 कंपनियों के। अब आप देखें, कोई बेनिफिट नहीं है, वॉलंटियर है। लोग अपने प्रोफेशनल्स आते हैं क्योंकि उनको कोई और इंसेंटिव नहीं होता, और डेडिकेट करते हैं। ये रीजन होता है। उधर जो है सब
आउटसाइडर ब्यूरोक्रेट्स, आप यकीन करें, आप पर कटा दें, सारे डिसअपियर हो जाएगा सिस्टम और ये और जो नॉर्मलाइज हो पहले जाएगा। मैं बात कर रही थी वही बात है कि डॉक्टर आसिम की बात पे मैं कह रही थी कि मिसमैनेजमेंट, तो ये मिसमैनेजमेंट का बिल्कुल। सारा मामला है कि हम इतने बड़े बड़े इदारों को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि बाहर से वो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो ये सारी मिसमैनेजमेंट की गेम है।